मेरा नाम गीता है। मेरे पापा बचपन में ही मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे और दूसरी औरत से शादी रचा ली थी। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन हालात की बदकिस्मती ने मेरी किस्मत भी खराब कर दी थी कि मुझ अकेली को भी लाड़ प्यार ना मिल सका, जो अक्सर लाड़ले बच्चों को मिलता था। मैंने होश संभालते ही माँ को यूं ही अपने और मेरे लिए मेहनत मजदूरी करते हुए देखा था। हम मामा के घर पर रहते थे और मेरी मामी भी बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू टाइप की औरत थी। मेरी माँ एक बंगले पर काम करके वापस आने के बाद मामी के घर का सारा काम भी करती थी, लेकिन फिर भी मामी कभी खुश ना होती। मामा चुपचाप सब कुछ देखते रहते, मगर वह अपनी पत्नी को कभी कुछ नहीं कहते थे। शायद वह भी मेरी माँ और मुझे एक बोझ समझते थे। मैंने कई बार देखा, माँ अपनी पुरानी तस्वीर देखते हुए हमेशा उदास हो जाती थी और अपने बहन भाइयों को याद करके रोती रहती। मेरी माँ की एक और बहन थी, लेकिन वह मेरी माँ की सगी बहन नहीं थी। मेरी नानी ने उन्हें गोद लिया हुआ था और बिल्कुल सगी बेटी की तरह ही पाला था। उनकी भी शादी भी हो गई है और वह दूसरे देश में रहती है। उनका नाम अंजलि था। मेरी मामी कहती कि उन्होंने भागकर शादी की थी और अपने ऐसे माँ बाप का दिल दुखाया था जिन्होंने उन्हें सहारा दिया और उन्हें अपनी बेटी बनाकर पाला। उन्हीं के मुंह पर कालिक लगाकर वह यहाँ से चली गई। इसीलिए भगवान ने भी उन्हें ऐसी सजा दी कि उनकी इकलौती औलाद भी उन्हें किन्नर दे दी। मेरी मौसी का बेटा किन्नर था और वह भी अपने माँ बाप के साथ देश से बाहर ही रहता था। मैं कभी कभी सोचती कि अगर उनका बेटा इस देश में पैदा हुआ होता तो क्या वह इतनी आसानी से अपने माँ बाप के साथ आराम से रह लेता। इसका जवाब सिर्फ ना में ही था। फिर उसकी परवरिश मौसी ने नहीं, बल्कि किसी गिरोह ने करनी थी। यही सब हालात देखते और सहते हुए मैं जवान हो गई थी। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी। लंबी चौड़ी कदकाठी, गोरा रंग, घने लंबे काले बाल। मेरी खूबसूरती देखकर कोई भी मेरे बिना तारीफ किए हुए नहीं रह पाता था। दूसरी तरफ मेरे मामा की बेटियां खूबसूरत नहीं थीं, इसलिए वह दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा जलती थीं। मामी का व्यवहार भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं था। वह अक्सर मेरी माँ से कहती कि अपनी बेटी पर नज़र रखा करो, कहीं ये भी अपने बाप और अपनी मौसी के नक्शे कदम पर ना चलने लगे। मुझे मामी की ये बातें सुनकर दिल से बहुत अफसोस होता था कि ना जाने क्यों वह हम माँ बेटी के लिए इतनी नफरत अपने दिल में रखती हैं, जबकि हम तो उनका बुरा भी नहीं सोचते। एक दिन मेरी सालगिरह पर मामी की दोनों बेटियां मुझसे कहने लगी कि आज हम तुम्हें घर से बाहर घुमाने फिराने ले जाएंगे, लेकिन ये बात हमने अपनी माँ को नहीं बताई। इसीलिए तुम भी अपनी माँ को मत बताना, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो लोग तो हमें कहीं जाने ही नहीं देंगी। मैं घूमने फिरने की शौकीन थी। मैं उन लोगों की बातों में आ गई और अपनी माँ से झूठ कह दिया कि ट्यूशन वाली मैडम से मैं कुछ सवाल पूछ कर आती हूँ, क्योंकि कल मेरा टेस्ट है और मुझे कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे। माँ मुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी। वह भी मेरी पढ़ाई को लेकर हमेशा से ही बहुत चिंतित रहती थी, इसीलिए वह फौरन ही मान गई। मैं घर से अकेले निकली और मेरे पीछे पीछे ही मेरी मामी की दोनों बेटियां भी आ गईं। वह मुझे एक बड़े से होटल में ले आईं और कहा कि तुम्हारा भी अच्छा खाना खाने और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक है। तुम्हारा भी तो मन करता होगा कि तुम बाहर घूमो फिरो, इसीलिए आज अपनी सालगिरह पर तुम खूब एंजॉय करो। थोड़ी देर में वो दोनों मुझे एक मेज पर बिठाकर ये कहकर वहाँ से चली गई थीं कि हम खाने का ऑर्डर देकर अभी आते हैं। मुझे वहाँ अकेले बैठने में डर तो लगा और माँ से बोले गए झूठ पर अफसोस भी हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी देर की ही तो बात है और फिर तो घर ही चले जाना है। अभी यही सब सोचते हुए मुझे कुछ ही देर गुजरी थी कि वहाँ एक लड़का आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा तो मैं डर गई और इधर उधर अपने मामा की बेटियों की तलाश में देखने लगी, लेकिन वो दोनों तो मुझे कहीं भी दिखाई ही नहीं दे रही थीं। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था।
मैं जल्दी से खुद ही उठकर घर की तरफ चलती, क्योंकि मुझे अब यहाँ बैठना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने एक रिक्शा पकड़कर घर की तरफ चल निकली। जब मैं घर पहुंची तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि मामा की दोनों बेटियां तो घर वापस आ चुकी थीं और वह आंगन में बैठी थीं, जबकि उसी आंगन के बीचों बीच मेरी माँ अपना सर पकड़ के बैठी हुई थी और मामी ने तो चीख चीख कर सारे घर की दीवारें ही हिलाकर रख दी थीं। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था, क्योंकि सब लोगों की नज़र जब मेरी तरफ उठी तो मामी ने दौड़कर मुझ पर बाज की तरह हमला कर दिया और फिर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं ना समझी कि वह मुझसे बार बार किस बात के लिए पूछ रही थी। मैं उनसे पूछ रही थी, आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे बताएं तो सही। इस सारे तमाशे में मेरी माँ खामोश बैठी मुझे पिटता हुआ देखती रही। मुझे अपनी माँ के इस व्यवहार पर बहुत सदमा पहुँचा था कि वह अपनी बेटी को ऐसे कैसे किसी के भी हाथों पिटता देख सकती है। आखिर मामा को ही मुझ पर दया आई और उन्होंने मुझे मामी के चुंगल से आज़ादी दिलवाई और मुझसे पूछा कि तुम अकेली कहाँ गई थी। तो मैंने जो भी बात थी वो साफ साफ बता दी। मैंने कहा, आप इन दोनों से ही पूछ लो, लेकिन वो दोनों तो इस बात पर साफ मुकर गई। कहने लगी, ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। तो मैंने कहा कि मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊंगी, जबकि हम तीनों साथ गए हुए थे। तो फिर मेरे मामा की बेटी ने आगे बढ़कर अपना फ़ोन निकालकर सबके सामने मुझे झूठा साबित कर दिया। उसके मोबाइल पर नज़र पड़ते ही मेरा तो खून ही सूख गया और मैं थर थर काँपने लगी, क्योंकि उसके फ़ोन में तो उसी लड़के के साथ मेरी तस्वीर मौजूद थी जो होटल में मेरे पास आकर अचानक से बैठ गया था। मेरी मामा की बेटी ने सबको बताया कि हमारा कोचिंग सेंटर इसी होटल के पास है और वापसी पर ये सब हमने खुद अपनी आँखों से देखा। अब तो मामी ने हम माँ बेटी को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मामा भी मेरा एक शब्द नहीं सुन रहे थे। मैंने सबको रो रो कर सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि मामी ने तो हमें घर से निकल जाने का ही फरमान दे दिया। तब से जो मेरी माँ खामोश बैठी थी वो उठ खड़ी हुई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बस इतना कहा कि चलो मेरे साथ, अब इस घर में हमारा दाना पानी खत्म हो गया है। मैंने माँ के पाँव पकड़ लिए और कहा कि ये सब मेरी वजह से हुआ। आप मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आएं। खुद को इस उम्र में यूं दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर ना करें। मगर मेरी माँ ने मेरी एक भी ना सुनी और हम मामा का घर छोड़ आए। अब माँ मुझे अपने साथ लेकर ट्रेन में बैठ गई। हम ना जाने कहाँ जा रहे थे, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। ये ऐसी मंजिल थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। 2 दिन का सफ़र करके हम लोग ट्रेन से उतर गए और टैक्सी से बैठकर काफ़ी महंगे और खूबसूरत इलाके में आ गए। उन दिनों में माँ ने मुझसे कोई भी बात नहीं की थी और बस सफ़र में चुपचाप ही रही थी। मुझे अफसोस था कि मेरी माँ को भी मुझ पर विश्वास नहीं। टैक्सी एक बड़े से गेट पर आकर रुक गई। सामने देखा तो बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। उसे देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी ही रह गईं। माँ ने बैल बजाई तो घर के अंदर दरवाजे के साथ बैठे चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और हम माँ बेटी घर के अंदर चले गए। घर अंदर से तो बाहर से भी ज़्यादा खूबसूरत था। नौकर हमें अंदर पहुंचाकर खुद लौट गया और हम आराम से एक खूबसूरत कमरे में बैठ गए। कुछ देर के बाद एक औरत कमरे में दाखिल हुई और उन्होंने बहुत ही महंगी साड़ी पहन रखी थी। माँ, जो इतने दिन से चुप्पी का लवादा ओढ़े बैठी थी, उनसे हंसकर मिली थी और दोनों आपस में यूं मिली जैसे कितनी गहरी रिश्तेदारी में हो। माँ ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरी बेटी है। वो औरत जल्दी से मेरी तरफ मुड़ी और मुझे एकदम से गले लगा लिया। माँ ने मुझे बताया कि ये तुम्हारी मौसी है और ये अब अपने देश इंडिया वापस आ गई है। मुझे ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई और साथ ही ये भी सोचने लगी कि माँ को मौसी का पता कैसे चला। क्या दोनों पहले से ही एक दूसरे के संपर्क में थीं? अब मैं भी कुछ नॉर्मल हो चुकी थी और अपनी मौसी से खुशी से मिली और बातें की। मुझे मौसी के बेटे को देखने की बहुत इच्छा थी, जिसे सब किन्नर कहते थे, लेकिन वह कभी भी घर में नज़र नहीं आया। कुछ देर के बाद हमने ज़िंदगी का सबसे टेस्टी खाना खाया।
मौसी ने हम माँ बेटी को हमारा कमरा दिखाया जहाँ हम आराम करने वाले थे। मैं तो नरम गुदगुदा बिस्तर देखते ही सब कुछ भूल गई और उस पर लेटते ही मैं चैन की नींद सो गई। मगर उस रात आधी रात को माँ ने मुझे जगा दिया और कुछ ऐसा कहा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ ने मुझसे कहा कि वह जल्दी ही मेरी शादी मौसी के बेटे से करना चाहती है। माँ ने मुझसे कहा कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैंने माँ से कहा कि मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा, बल्कि आपने मेरा विश्वास नहीं किया। कम से कम अपनी बेटी पर तो विश्वास करती। और मैं आपको चीख चीख कर विश्वास दिलाती रही कि मामा की बेटियां झूठ बोल रही हैं। वह मुझे खुद अपने साथ ले गई थी और उस लड़के से मेरा कोई भी लेना देना नहीं था। वो दोनों मुझे टेबल पर बिठाकर घर वापस आ गई थी और वह लड़का कुछ देर के लिए मेरे पास आकर बैठा था। मैं अपनी माँ को विश्वास दिला रही थी कि लेकिन मेरी माँ मेरी एक भी नहीं सुन रही थी। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी कह दिया कि आपने भी तो झूठ का सहारा लिया है, झूठ बोला है। सबसे आप चोरी छुपे मौसी से मिलती रहीं। मेरा इतना कहना था कि मेरी माँ का हाथ मुझ पर उठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी माँ है ही नहीं जिसे मैं जानती हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी और के ही कंट्रोल में है। मैंने फिर से कहा कि आपने मेरी शादी करनी है तो कर दें, मगर मुझ पर इस तरह के इल्ज़ाम तो ना लगाएं। अपने भाई और उसकी झूठी मक्कार बेटियों की बातों में आकर मुझ पर आप कीचड़ ना उछालें। तब मेरी माँ ने मेरे सामने एक शर्त रखकर जो कहा उससे मेरे सर पर आसमान गिर गया। उन्होंने कहा कि अगर तुम अंजलि के बेटे से शादी कर लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, वरना मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूंगी। जाहिर सी बात है कि उनका बेटा किन्नर था और मैं उससे शादी कैसे कर सकती थी। मैंने अपनी माँ की बात से इनकार कर दिया तो उन्होंने खुलकर कहा कि अगर ये इल्ज़ाम ना भी लगता तो भी मैं तुम्हारी शादी अंजलि के बेटे से ही करने वाली थी। अगर तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए जरा सी भी हमदर्दी है तो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, नहीं तो तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी। अपनी माँ की इस संग दिली पर मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता मेरे पास नहीं था। मैं मान गई। अगले दिन माँ ने अंजलि मौसी को भी ये खबर सुनाई कि मैं शादी के लिए मान गई हूँ, तो मौसी भी खुश हो गई और मेरी बार बार नज़र उतारने लगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे मौसी इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन खुश तो मैं भी नहीं थी और बुझे दिल से वही बैठी थी। कुछ देर माँ और मौसी उठकर अंदर की तरफ चली गईं, जबकि मैं वहीं बैठी थी। लेकिन मैं भी ज़्यादा देर वहाँ नहीं रही और उठकर उन्हें ढूंढने लगी, क्योंकि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। इतने बड़े घर में उन लोगों को ढूंढना भी मेरे लिए मुश्किल था। मगर ढूंढते हुए मुझे एक कमरे से खटपट की आवाज़ आ गई। मैंने दरवाजे से हल्का झांक कर देखा तो मेरी मौसी माँ को नोटों की मोटी मोटी गड्डियाँ दे रही थी, जिन्हें लेकर मेरी माँ का चेहरा खुशी से चमक रहा था। अब मुझे समझ आया था कि मौसी ने मेरी माँ को पैसों का लालच देकर अपने किन्नर बेटे के लिए मेरा सौदा कर लिया था और मेरी उससे शादी करवा रही थी। मगर अफसोस तो मुझे अपनी सगी माँ पर था, जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मैं वहीं से चुपचाप लौट आई। जब माँ मेरे पास आई तो मैंने भी मुंह मोड़ लिया और कहा कि मैं आपका लालच देख चुकी हूँ कि आप मेरा सौदा कर चुकी हैं। तब मेरी माँ ने अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर दिए और कहने लगी, अंजलि बहुत अमीर है, हमारे पास क्या है? इन पैसों से मैं घर खरीदूंगी जो हम दोनों को मजबूत ठिकाना देगा, और फिर तुम भी शादी करके अपने पति को अपनी मुट्ठी में कर लेना। ये सारा सब कुछ अपने नाम करवा लेना। बाद में तुम जहाँ चाहना अपनी पसंद से शादी कर लेना। मुझे माँ की बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने साफ साफ कहा, ये तो धोखा है जो आप कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। तो माँ ने जवाब दिया कि दुनिया ने हमारे साथ धोखा किया है, बदले में हम भी उन्हें वही वापस लौटा रहे हैं। पहले अंजलि मेरे मंगेतर के साथ भाग गई थी और उससे शादी कर ली। मेरे माँ बाप ने अंजलि को अपनी बेटी की तरह पाला था और उसने मेरे ही हक पर डाका डाल दिया था और मेरे मंगेतर से शादी कर ली। मेरे माँ बाप का सब्र का बांध टूट गया था। मेरी माँ तो उस समय बिस्तर से लग गई थी और भगवान को प्यारी हो गई। आज अंजलि के पास जो कुछ है सब कुछ मेरा होने वाला था।
बाद में तुम्हारे बाप ने भी मेरे साथ यही किया। एक उसी का सहारा था, उसने भी कभी हमारा साथ नहीं दिया। अब जिंदगी हमें एक सुनहरा मौका दे रही है तो उसे भी पाप और पुण्य के चक्कर में गवा बैठें। मैंने माँ से कहा कि मैं मानती हूँ इन सब लोगों ने गलत किया है, लेकिन आप जो कह रही हैं उसके बाद उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा। लेकिन मेरी माँ मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उस रात माँ मुझे वहीं अकेला छोड़कर चली गई। सुबह उठने पर अंजलि मौसी का व्यवहार भी बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि उन्होंने मेरी कीमत चुका दी थी। अब मैं एक तरह से उनकी गुलाम थी। अंजलि मौसी ने मुझसे कहा कि वह आज मेरी शादी अपने बेटे से कराएंगी। शादी के लिए मैं बिल्कुल भी दिल से राजी नहीं थी, मगर मेरी माँ के लालच ने मुझे भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। और उसी दिन बहुत ही सादगी से मेरी शादी उनके बेटे आदित्य से हो गई। कोई भी मेहमान हमारी शादी में शामिल नहीं हुआ था और पता नहीं मेरी माँ भी कहाँ चली गई थी। माँ के लालच पर मुझे दिल से बहुत दुख था। रात होते ही मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां मैं पहले कभी नहीं गई थी। मगर अब तो इसी कमरे में न जाने कब तक घुट घुट कर मुझे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुझे अपनी मौसी की चालाकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे पहले उसने मेरी माँ के हक पर डांका डाला और अब उन्होंने अपने किन्नर बेटे के लिए मेरा सौदा कर लिया। मैंने अपने पति को अब तक नहीं देखा था। पता नहीं अंजलि मौसी ने मुझे अपने बेटे को देखने क्यों नहीं दिया था। फेरों के समय मेरे पति के चेहरे पर सेहरा पड़ा हुआ रहा। मैं चुपचाप बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी कि तभी मेरी निगाह कमरे के दरवाजे की तरफ पड़ी। ठीक उसी समय मेरा पति, जो अभी अभी कमरे में आकर खड़ा हुआ था, लेकिन उस सामने खड़े शख्स पर निगाह पड़ते ही मेरी आंखें तो खुली की खुली ही रह गईं और मैं उससे अपनी निगाहें हटाना ही भूल गई, क्योंकि अंदर आने वाला इंसान बहुत ही हैंडसम था। कहीं से भी देखने में वो किन्नर नहीं लगता था, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वह अधूरा था। ये सोचने पर मेरा दिल फिर दुख से भर गया। वह इंसान मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत मर्द मेरा पति हो सकता है। उसने अपनी भरपूर मर्दाना आवाज़ में मेरा हाल चाल पूछा, जिसका मैंने डरी हुई आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि उस समय मैं हैरत के समंदर में गोते खा रही थी। आदित्य ने मुझे मुंह दिखाई का कीमती तोहफा दिया और मेरे हाथों पर अपनी मोहर दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि भला एक किन्नर कैसे सुहाग रात मनाता है, लेकिन आदित्य धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था और फिर आगे वो हुआ जिसको लेकर मैं पहले ही आश्चर्य से भरी हुई थी कि भला ये कैसे हो सकता है। जैसे जैसे एक एक पल बीत रहा था, मेरे मन में जितने भी वहम थे सब दूर होते जा रहे थे। मैं आदित्य के प्रेम की बारिश में भीग चुकी थी। मेरे दिल में जो डर बैठा हुआ था वह खत्म हो गया। मुझे विश्वास हो गया कि मेरी ज़िंदगी अब बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेरा पति तो एकदम ठीक था, उसमें कोई कमी नहीं थी। मैंने बहुत ही रिलैक्स होकर सोते हुए आदित्य की तरफ निगाह डाली थी और उसके पहलू में इत्मीनान से सो गई। सुबह होते ही एक तेज आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने सामने देखा तो मेरी सास मेरे कमरे में आ चुकी थी। मेरी सास के साथ एक लड़का तालियां बजाते हुए आया और मेरे बराबर में आकर बैठ गया। मैं उसे देख दूसरी तरफ खिसक गई। आने वाले इस लड़के का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे किन्नर का होता है, जबकि उस वक्त मेरा पति तो कमरे में था ही नहीं। मैंने पूछा, मम्मी जी ये कौन है? तो मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि यही तो है तुम्हारा पति। ये रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। देर से वापस आया तो दूसरे कमरे में सो गया। मैं कभी अपने पति को देखती तो कभी रात के मंजर को याद करती। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं या फिर कहीं भागकर चली जाऊं। मैं चाहते हुए भी अपनी सास को कुछ भी नहीं बता पा रही थी कि रात मेरे कमरे में कोई और आ गया था और मैं तो उसे अपना सब कुछ सौंप चुकी थी। कितना बड़ा मजाक मेरे साथ हुआ था। मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी से उठकर अपना हुलिया ठीक किया और अपने असली पति को देखा, जो कहीं से भी मर्द नहीं लग रहा था। वो दुबला पतला कदकाठी का था।
वह ऐसे रंग ढंग से मचल रहा था जैसे कोई लड़की अदाएं दिखा रही हो। उसने चेहरे पर मेकअप भी कर रखा था और जोर जोर से तालियां भी बजा रहा था। रात मेरे कमरे में जो आया था वो तो 6 फीट का लंबा चौड़ा पूरा मर्द था और बहुत ही हैंडसम था। रात वाला एक एक नज़ारा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। अचानक ही मेरे हाथ अपने होठों की तरफ चले गए। वहां अभी भी उसका एहसास था। मेरी आंखों से 2 आंसू लुढ़क गए। इस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही थी मैं ही जानती थी, मगर मैं क्या करती। डर और बदनामी के कारण मैं चुप हो गई। मेरे पति को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह तो बस अपने ही शौक में गुम रहता था और मुझसे बहुत कम बात करता था। मैं भी भगवान का धन्यवाद करती कि वह मुझसे कम मिलता है और अपनी अलग दुनिया में ही बिजी रहता है। कुछ समय के बाद मेरे किन्नर पति ने वापस जिस देश से वो आया था वहां जाने का फैसला कर लिया। मेरी सास मुझे भी मेरे पति के साथ भेजना चाहती थी, लेकिन अभी मेरे पेपर्स तैयार नहीं थे। असल में मेरा भी उसके साथ जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो खुश थी कि अच्छा है यहाँ से ये चला जाए। बार बार उसे अपने सामने देखकर मुझे उससे घिन आती थी। अब इस बड़े घर में मैं और मेरी सास अकेले ही रह गए थे। घर में खाली पड़े पड़े क्या करती, इसीलिए अपनी सास के साथ कामों में हाथ बटाने लगी। सबसे पहले किचन की जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले ली। मैं रोज नए नए पकवान बनाती। मेरी सास अब मुझसे बहुत खुश रहती थी। मैं अपनी सास के साथ बाहर भी जाने लगी थी। मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं बची थी सिवाय सच्चे प्यार के और एक हमदर्द हम सफ़र के। कभी कभी मुझे उस लड़के की बहुत याद आती जो उस रात मेरे कमरे में आया था और मेरा सब कुछ छीन कर ले गया था, मेरा चैन, सुकून, सब कुछ। मगर उसके बाद मुझे वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मेरे लिए हैरानगी की बात ये थी, आखिर उसका मकसद क्या था, वह कौन था। साथ ही मुझे अपनी माँ की भी चिंता रहती थी जिसने कभी पलट कर मेरी खबर नहीं ली थी। एक दिन मैं और मेरी सास बाजार गई हुई थी। वापसी पर हम खाना खाने के लिए होटल पर रुक गए। वहाँ मेरी नज़र अचानक उस लड़के पर पड़ गई जब मैं अपनी मामा की बेटियों के साथ होटल आई हुई थी और वह मेरे साथ बैठ गया था। यही तो उन सब बातों का जिम्मेदार था। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और वह भी मुझे पहचान चुका था। मैंने उससे पूछा कि बताओ, उस दिन तुम्हारा क्या मकसद था, मेरे पास आकर क्यों बैठे थे। उसने सच बता दिया कि उस दिन मुझे ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारे मामा की बेटियों ने ही कहा था। उस समय मेरे दिल से आवाज़ आई, काश मेरी माँ भी यहाँ होती और मेरी बेगुनाही का सबूत वह अपनी आंखों से देख लेती कि कैसे उनके ही अपनों ने मुझे उनकी नज़रों से गिराने के लिए ये सब ड्रामा रचाया था। लेकिन मुझे पता था कि मेरी माँ यहाँ पर अगर होती भी तब भी कुछ नहीं करती, क्योंकि उनकी तो आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। जब हम घर वापस आए तो कुछ देर के बाद मेरी सास घबराई हुई मेरे पास आई और उनकी उड़ी हुई रंगत देखकर मेरा दिल किसी अनहोनी का अंदेशा बताने लगा। उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ है और वह इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। माँ के बारे में ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैं जल्दी ही अस्पताल पहुँची। मेरी माँ ने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने कहा कि मैं आप जैसी नहीं हूँ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ अपनी दोनों टांगें खो चुकी थी। मैं अपनी माँ को अपने साथ वापस ले आई और दिन रात उनकी सेवा में एक कर दिए। साथ ही इस मुश्किल समय में मेरी सास ने भी मेरा भरपूर साथ दिया। एक रात मैं अपनी माँ के पास से अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे घर के पिछले कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मेरे कदम खुद ब खुद उस कमरे की तरफ बढ़ गए। मैंने देखा कि वहाँ तो मेरी सास के साथ कोई दूसरा भी मौजूद है, जिससे मेरी सास चुपके चुपके कुछ बातें कर रही थी। मैं देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे सामने वाला इंसान पहचान में ही नहीं आ रहा था। तो थोड़ी देर के बाद वो इंसान खिड़की से चला गया। मुझे अपनी सास पर शक होने लगा था और मैंने उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई नया खेल खेला जा रहा है। अगले दिन मैंने अपनी सास पर पूरी नज़र रखी हुई थी और फिर उसी जगह पर आधी रात को अपनी सास को मैंने फिर से जाते हुए देखा तो मैं भी पीछे पीछे चली गई
और उस कमरे में मेरी सास किसी इंसान के साथ खड़ी बातें कर रही थी और उस इंसान पर नज़र पड़ते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आया था। तो इसका मतलब मेरी सास उस लड़के को पहले से ही जानती थी और मेरे साथ धोखा कर रही थी। हालांकि मैंने उन्हें अपनी माँ जैसा ही समझा और दिन रात उनकी सेवा की थी। मैंने अगले दिन अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। मेरी माँ को इस सारे मामले से कुछ पता नहीं था। मैंने अपनी माँ को बताया कि तुम्हारे लालच ने हमें इन हालातों में लाकर आज फेंक दिया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ज़रूर मेरी सास का इरादा होगा कि उनका किन्नर बेटा तो औलाद पैदा कर ही नहीं सकता, तो उन्होंने शादी की पहली रात मेरे कमरे में किसी और को भेज दिया ताकि उन्हें उनके खानदान का चश्मो चिराग मिल सके। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब मैं चुप नहीं बैठने वाली थी। मैं ये सारी हकीकत सबके सामने लेकर आऊंगी। अगले दिन मैं उसी कमरे में जाकर बैठ गई थी जिस कमरे में वो लड़का और मेरी सास मिला करते थे। अभी मुझे बैठे हुए कुछ देर ही हुई थी कि तभी दरवाज़ा खोलकर वही लड़का अंदर आया और मुझ पर नज़र पड़ते ही वो एकदम से बुत बन गया। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम कौन हो और इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है। पहले तो वह मुझे देखकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक पल के बाद मुस्कुराहट आ गई थी। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था और मेरे पास आते ही उसने मुझे पहलू में लिया। मैंने उसे धक्का दिया। मैंने कहा, उस रात तो तुमने धोखे से मेरा फ़ायदा उठाया था, लेकिन आज तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अभी शब्द मेरे मुंह में ही थे कि उसने मेरी ज़ुबान बंद कर दी और जैसे कि उससे तो मैं दंग रह गई। फिर वो बोला कि अब खामोश हो जाओ, तुम मेरी ज़िंदगी हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैं भी उसके पहलू में होश खोने लगी, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि वह मेरा पति नहीं था, गैर मर्द था। फिर भला मैं उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकती थी। मैंने उसे धक्का देकर अपने आप से दूर कर दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने उससे कहा, क्यों मेरी ज़िंदगी में चले आए हो? क्यों मेरे जख्म कुरेद रहे हो? उस दिन शादी की पहली रात आकर तुमने मुझे न जाने कितने सपने दिखाए और मैं भी कितना खुश थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, जो मुझे इतना प्यार करने वाला और हैंडसम पति मिला है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी तो नरक बनने वाली है। मेरी ज़िंदगी में पति का प्यार नहीं है, बस मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बेकार गुजरनी है। वह जल्दी से आगे बढ़ा। उसने मेरे आंसू साफ कर दिए और कहने लगा कि तुम्हारे आंसू देखकर मुझे दुख होता है। मेरे दिल को और ज़्यादा मत दुखाओ। मैंने चीख कर कहा, बताओ कौन हो तुम? क्या रिश्ता है तुम्हारा इस घर से? उसने जवाब दिया कि जिसे तुम अंजलि मौसी कहती हो, मैं उनका बेटा हूँ। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सास का तो एक ही बेटा है जो किन्नर था और बदनसीबी से वो मेरा पति था। मैं अभी उस लड़के से कुछ और पूछने ही वाली थी कि पीछे से मुझे मेरी सास की आवाज़ सुनाई दी। मेरी सास शायद पहले ही वहाँ पर आ चुकी थी। बहुत ही सख्त शब्दों में उन्होंने कहा कि हाँ, यही मेरा बेटा है। मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मैंने उनसे पूछा कि तो फिर वह कौन था जिसे मेरा पति बताते हुए आप उसे मेरे कमरे में लेकर आई थी? फिर मेरी सास ने मुझे सारी हकीकत बताई। मेरी सास ने बताया कि मेरी माँ और तुम्हारी नानी आपस में बहुत ही पक्की सहेली थी। मैं 3 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मेरा सौतेला बाप मुझे रखने को तैयार ही नहीं था, तो तुम्हारी नानी ने मुझे गोद ले लिया। उनकी पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम अनीता था, जो कि तुम्हारी माँ है। हम दोनों सगी बहनों की तरह रहते थे। अनीता के माँ बाप मुझे बिल्कुल सगी बेटी की तरह ही रखते थे। अनीता मुझसे बड़ी थी, इसीलिए उसकी शादी भी पहले होनी थी। तुम्हारे नाना नानी ने अनीता का रिश्ता तय कर दिया, लेकिन जब अनीता के मंगेतर ने मुझे देखा तो वह मुझे पसंद कर बैठा। उसने अगले दिन ही ये कहलवा भेजा कि मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आपकी बड़ी बेटी से नहीं। ये सब सुनते ही सब घर वाले मेरे खिलाफ हो गए थे। सबको लगता था कि मैंने ही अनीता के मंगेतर को बहकाया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था।
सगा तो आखिर सगा ही होता है। सब लोग अनीता के साथ थे और सब लोग मुझसे नफरत करने लगे। वह जबरदस्ती मेरी शादी एक शादीशुदा आदमी से कर देना चाहते थे जो 2 बच्चों का बाप था। सब घर वाले कह रहे थे कि तुमने हमारी नाक कटा दी है, तुम्हारी यही सजा है कि तुम अब हमारे घर से चली जाओ और अपने घर में जैसे भी हो अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन मैं अमन के बिना नहीं रह सकती थी। मैं और अमन आपस में प्यार करने लगे थे। अमन ने फैसला किया कि हम भागकर शादी करेंगे और इस तरह से मैं अमन के साथ भाग गई थी। कुछ समय तक सब लोग हमसे नाराज रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे आना जाना शुरू हो गया था। जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो अनीता मेरे घर रहने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसने सब घर खानदान में ये मशहूर कर दिया कि मैंने तो एक किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। हर कोई यही समझता था कि मेरा बेटा किन्नर है। अब मैं किस किस को विश्वास दिलाती कि मेरा बेटा एकदम ठीक है। और फिर लोगों की बातें सुन सुन कर मैं और अमन तंग आ गए थे। इसीलिए मैंने और अमन ने ये देश ही छोड़ दिया। मैं फिर भी अपना दिल बड़ा रखे हुए थी और तुम्हारी माँ से बातचीत करती रहती थी, जबकि तुम्हारी माँ तो बदले की आग में जल रही थी। सिर्फ तुम्हारी माँ को यह सच्चाई पता थी कि मेरा बेटा एकदम ठीक है। इसीलिए तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा रिश्ता मेरे बेटे से तय कर दिया था। लेकिन इसके बदले में उसने 50 लाख की मोटी रकम मुझसे मांगी थी। मैं भी मजबूर थी, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। उसने जिद लगा रखी थी कि मैं शादी करूँगा तो गीता से ही करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और फिर जब तुम्हारी माँ ने मेरे सामने शर्त रखी तो फिर मैं मान गई। लेकिन मेरा मन इस शादी को करने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब माँ इतनी लालची है तो बेटी भी लालची होगी। मैंने आदित्य को समझाया कि पहले गीता को आजमा लो। वह कैसे नेचर की लड़की है। जिसे मैंने तुम्हारा पति बताया था वह आदित्य का एक जानने वाला था। हाँ, मैंने उसे तुम्हारा पति बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। शादी की पहली रात मेरे मना करने के बावजूद भी आदित्य तुम्हारे कमरे में चला गया था, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत बेकरार था। मैंने इस शर्त पर शादी की कि पहली रात उसे तुम्हारे पास जाने दिया कि इसके बाद तुम कभी गीता के सामने नहीं आओगे, तब तक कि वह अपने आजमाइश पर खरी नहीं उतरती। मैं देखना चाहती थी कि कहीं तुम भी तो अपनी माँ की तरह चालबाज लालची तो नहीं हो। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरा भी बहुत ध्यान रखा। मैंने कभी तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं देखा। तुम अपने इम्तिहान में पास हो गई हो। मैं उन लोगों की बातें सुन रही थी और साथ ही साथ मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे पति और मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने अपने पति और अपनी सास को माफ़ कर दिया था। मेरी सास मुझे और आदित्य को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चली गई और फिर वो बेकरार हो गए। इस बार मैंने भी इनकार नहीं किया। अब मैं अपने पति आदित्य के साथ ही रहती हूँ। कुछ समय के बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे खुशी इस बात की है कि जाते जाते उन्हें अपनी गलती को सुधारने और माफ़ी मांगने का मौका इस दुनिया में ही मिल गया था। उन्होंने मेरी सास से माफ़ी मांग ली और मेरी सास ने भी उन्हें माफ़ कर दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।